अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल वहीद हूँ और आप इनकलाब वॉइस देख रहे हैं। कल मैं एक जगह खाने पर गया हुआ था तो दो लोग पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात करने लगे। एक ने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, सरमायाकारी नहीं आ रही। दूसरे साहब उनसे डिसएग्री नज़र आए। उन्होंने बोला तुमने रोड पे चलते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एसयूवी, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल व्हीकल्स नहीं देखी, कितनी तादाद में आ रही हैं। तो मुझे दोनों की बहस बड़ी दिलचस्प लगी और मुझे पॉडकास्ट का एक मौजू मिल गया कि क्यों ना जो है इकॉनमी पर और ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, जो हमारी जो ऑटो पॉलिसी है, इन दोनों पर बात की जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए। क्या रोड पर चलती फिरती जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो हमारी इकॉनमी के नंबर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं करती। तो मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो दोनों में माहिर हो। मेरे आज के मेहमान ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, पापाम के चेयरमैन रह चुके हैं और समीडा के सिंडिकेट डायरेक्टर हैं, जनाब मशहूद खान साहब। मशहूद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आदाब अर्ज़ है। कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा मशहूद भाई, पहले ऑटो इंडस्ट्री से शुरू करेंगे और फिर इकॉनमी और सरमायाकारी पे आएंगे, ठीक है सर? अच्छा मशहूद भाई, सबसे पहले ये बताएं कि माशाल्लाह से हमने 70-80 साल में एटम बम बना लिया। JF-17 थंडर हम बनाकर अब तो माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, अपना मिसाइल प्रोग्राम है। सर ये मेड इन पाकिस्तान कार क्यों नहीं बना सके आज तक? सबसे पहले तो फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो ब्रॉडकास्ट है उसका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इनकलाब। अल्लाह करे कि ये इनकलाब हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी में और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आए। अब सूरत हाल ये है कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में कि हमने कोशिश ना की हो। हमने ज़रूर कोशिश की। हमारे यहाँ सबसे पहली कोशिश की गई थी, अगर मुझे सही याद आता है तो मिस्टर खलील रहमान साहब थे। पैशनेट एक सुजुकी पिकअप की शेप की बनाई गई थी मिड 80s और मिड 90s के हम्म। दरमियान में। अनफॉर्चुनेटली उसको गवर्नमेंट, जब भी कोई नेशनल प्रोजेक्ट होता है ना, हमारा मानना ये है कि उसको नेशनल इंटरेस्ट के तहत लिया जाए और तमाम गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स उसको सपोर्ट करें। शायद उसको उस तरह से पेज़राई नहीं मिल पाई और वो नहीं कामयाब हुई। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कि उससे कोशिश की और नाकाम हुआ। दूसरी मगर को ये बात आप कर रहे हैं 80s की? मिड 80s की, मिड मिड 80s। 90s के पीरियड था जिस ज़माने में ये गाड़ी आई थी। और बड़ी सपोर्टिंग होता अगर ये आज की तारीख में ये सस्टेन कर रही होती, तो हम आज एक बेहतरीन शेप में एक अच्छी चीज़ बना के पाकिस्तानियों के लिए, अपने लोगों के लिए दे सकते। फिर दूसरी दफ़ा हमारी एक फिर अटेम्प्ट हुआ, हमारी ही कम्युनिटी से, हमारे लोगों में से एक पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने कोशिश की। उन्होंने ये गाड़ी बनाई जिनका नाम फ़िरोज़ खान साहब था, एडम के नाम से। वो कोशिश भी रही और उस पे भी अगेन गवर्नमेंट की उस तरह से उस नेशनल प्रोजेक्ट पे उसको पज़ाराई नहीं मिल पाई और देन वो सरवाइव नहीं कर पाए। ये दो पाकिस्तान की तारीख़ में दो इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक मिडिल क्लास से उठ के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने ये किया और कमाल ये कि वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बनाई। सस्टेन नहीं कर पाई तो थर्ड आदमी कोई पैदा नहीं हुआ इसके हम्म। बाद, जो ये इनिशिएटिव ले सके, जो इतना करज रख सके कि वो एक प्रोडक्ट बनाए। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, आम एफएमजी की प्रोडक्ट्स है ही नहीं, ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें अब आज के ज़माने में अगर हम देख रहे हैं 2026 में, बहुत चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई। क्लाइमेट भी आ गया, एनवायरनमेंट भी आ गया, अब दूसरी चीज़ें भी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखें, पाकिस्तान दुनिया में गाड़ियों में नहीं था, आज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स में इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर्स ऐड ऑन हो गए हैं कि हमारा आम कंज्यूमर तो शायद उसको यूज़ भी नहीं कर पाए, उसके सारे फंक्शंस। जैसे हम मोबाइल में देखते हैं कि हम मोबाइल के तमाम फंक्शंस यूज़ नहीं कर पाते। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आज की तारीख में कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट ओन अपनी गाड़ी का कॉन्सेप्ट लेकर आने के लिए कासिर है, मैं समझता हूँ। जब हमारे पास ये तीन बिग थ्री आए, ठीक है, इन्होंने भी तो हमारी हुकूमत से यही जो है वो बात की थी कि हम कुछ सालों के बाद, 10-15 साल, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि हम इस पोजीशन पे आएंगे कि असेंबलिंग से हटके हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। हुकूमत को ये ख्वाब दिखाया था इन्होंने, तो वो भी पूरा नहीं नज़र आया। तो और हुकूमत ने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा और सवाल क्यों नहीं पूछा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे तुम? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है ना, जब हम किसी इन्वेस्टर को पाकिस्तान बुलाते हैं, तो या तो हम उसको ये माइंडसेट बनाते हैं कि एक तो पाकिस्तान की अपनी मार्केट है, पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन से, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, नो डाउट।
तो या तो हम उसको सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के लिए बुलाते हैं, या हम उनको बुलाते हैं कि पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट आप बनाएं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। ये जो 80s का ज़माना था जिसमें हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ने परवान चढ़ा, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। एक एग्रीमेंट होता है ना कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, इसके बरस आप हमें क्या देंगे। तो वो जो चीज़ थी उसकी कमी रही, तो जो जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उसके बाद की भी कई पॉलिसीज़ आई हैं, उनमें भी एक्सपोर्ट जो आप जिसका जिक्र करना चाह रहे हैं वो हमारा अपने आप माइंडसेट नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ पाकिस्तान के अपने एंटरप्रेन्योर्स का, जब आपका माइंडसेट नहीं होगा ना एक्सपोर्ट का, तो वो एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट का माइंडसेट मीन्स कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के, आप उसको फैसिलिटेट करें। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो फैसिलेशन मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। तो जो आप मिड 80s के ज़माने की बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त जो भी ओईएम्स आए 80s में, लेट 80s में, अर्ली 90s में, उनमें से कोई भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए नहीं आया था, पाकिस्तान की मार्केट के लिए आया। यस, उसने पाकिस्तान की मार्केट में अपने आप को तो मुझे तो एस्टैब्लिश ये तो किया। फिर पाकिस्तान की गलती हुई ना, मतलब ऑफ कोर्स इज अ हमारे गवर्नमेंट, हमारी हमारे अपनी पॉलिसी मिस्टेक्स है मेकर्स ना। की हुई कि हम उनको यस, पाबंद क्यों नहीं कर सके कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको इतने सालों के बाद। ये तो फिर हमारी। डेफिनेटली। देखिए ना, हम यही कहते हैं कि हमारा जो विजन है, वो हमारा विजन क्या है, हम क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। इसकी मैं अभी ऐड ऑन करूं, ये तो 80s और 90s की बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी ज़माने की अगर बात करूं, 2016 में आई वाज द चेयरमैन ऑफ पापाम। उस वक्त हमारी 16 और 21 की पॉलिसी आ रही थी, तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो 2016 में मैं एज टेक ओवर किया था और पॉलिसी विद इन 2 मंथ्स शायद आने वाली थी। तो उस वक्त हमारे एक मिनिस्टर थे और आपके बड़े अच्छे गेस्ट भी रहे हैं हमारे, इसी शहर के हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब से 1 to 1, जिस तरह आज आप मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, उनके साथ भी मैं बैठा था और इस्लामाबाद में, और मैंने उनसे एक गुजारिश की थी कि सर, जो आप 16 और 21 की पॉलिसी ला रहे हैं उसमें एक लाइन का इजाफा कर दें। वो लाइन ये थी कि आज से 10 साल के बाद पाकिस्तान से एक मॉडल लॉन्च करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे थे उस नई पॉलिसी में, तो वो यही था आपके जो जहन में जैसे आता है आम लोगों के, कि 3 बड़े बिग प्लेयर्स हैं, मार्केट को एक्सपेंड करो, मार्केट को ओपन करो, नई वेराइटीज़ दो। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जहन में ये था कि हम कोरियंस को लाएंगे, हम उस ज़माने में एक बात ये भी हुई थी कि हम ओडी को भी पाकिस्तान में लाएंगे, और ओडी का प्लांट का विज़िट भी हमारा कराया गया था, और हम एज ए पाकिस्तान डेलीगेशन हम गए भी थे जर्मनी और उनका प्लांट भी देखने। तो मैंने मिफ्ता साहब से कहा था कि सर, आप एक लाइन इजाफा कर दें, आज से 10 साल के बाद एक मॉडल हम लॉन्च एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी ओईएम पाकिस्तान आता है वो 4 से 5 मॉडल अपनी रिपोर्ट में, अपनी फिजिबिलिटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट कराता है, और उसमें बताता है कि हम इन पीरियड में ये मॉडल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये एक लिखा नहीं गया। देखिए, जब एग्रीमेंट बनाया जाता है या पॉलिसी बनाई जाती है या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है फॉरेन कंपनी के साथ, तो उसको एक माइंडसेट बनता है। यही वो लोग हैं, यही वो कोरियंस हैं जो आज अमेरिका के अंदर आपके होंडाई का प्लांट मौजूद है, किया का प्लांट मौजूद है, इंडिया के अंदर इन लोगों के प्लांट्स मौजूद हैं। हमारे यहाँ जब ये आए तो हमारी मार्केट के लिए आए। तो इसमें हम ये कहें कि वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है पॉलिसी में। उसके बाद आपने चाइनीज़ को बुलाया। मुझे एक याद है, एक मीटिंग थी हमारी इस्लामाबाद में, तो उस ज़माने में जब चाइनीज़ नए नए आए थे ऑटोमोबाइल्स में, तो उस वक्त हमारे यहाँ से इस्लामाबाद से एक आवाज़ उठाई, यार वो चाइनीज़ ओईएम पाकिस्तान नहीं आएगा जो साल में 5 लाख या 2 लाख गाड़ियाँ नहीं बनाता। तो आई थॉट कि, मुझे याद है मैं उस मीटिंग में था, तो मैंने कहा यार ये कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। आप ओपन कर रहे थे मार्केट, तो आप ओपन करें सबके लिए। वो आए पाकिस्तान में, मगर उनको ये कहें कि पाकिस्तान में भी हमें भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हमारे लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के साथ वो इंगेज हों अपनी चीज़ें। जैसे उन्होंने चाइना ने की सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने यूरोपियन और अमेरिकन को अपने यहाँ इन्वाइट किया, तो उन्होंने सिर्फ इनवाइट नहीं किया कि आप प्लेटफॉर्म दे दिए कि हमारे मुल्क में आप अपनी सेल कर लें, बल्कि उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने ये किया कि अपनी मुल्क की मार्केट भी दी और सहा कि आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। थर्ड चीज़ उन्होंने, सबसे सक्सेस स्टोरी उनकी ये है कि उन्होंने R&D सेंटर बनाया कि यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की R&D डिज़ाइनिंग करें। वो डिज़ाइनिंग का एडवांटेज आफ्टर 40 ईयर्स क्या हुआ कि उसी के बराबर में चाइनीज़ ने अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश कर लिए अनब्रांडेड। जैसे हम कहते हैं ना, कंप्यूटर में हम कहते थे एक ज़माने में जब आप स्कूल कॉलेज में थे हम लोग, या ब्रांडेड कंप्यूटर लेना है अनब्रांडेड, तो चाइना उस वक्त अनब्रांडेड मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करा रहा था
मगर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, वो जो R&D इन्होंने की थी उसका एडवांटेज लिया। हमारी किसी भी पॉलिसीज़ में ये डॉक्यूमेंटेड तो मौजूद है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ भी पॉलिसीज़ में लिखा गया है कि R&D सेंटर बने, टेस्टिंग लैब बने, मगर कभी भी हमने उस पॉलिसी में उन एरियाज़ को कभी फोकस नहीं किया। पॉलिसी में लिखा ज़रूर गया, हमने इस पर जोर नहीं दिया गया कि भैया कितना आपने इसको ट्रांसफ़र किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है मेरे पास। अमेरिका में तकरीबन 92% जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी कार ऑन करते हैं। पाकिस्तान में ये नंबर 6% है। यानी कि वहाँ पर 100 में से 90 लोगों के पास या 92 लोगों के पास अपनी गाड़ी है, और यहाँ पर जो है वो 100 में से सिर्फ 6 लोगों के पास अपनी ज़ाती कार है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? माना कि अमेरिका मतलब एक बड़ी इकॉनमी है, सब कुछ है, मगर फिर भी ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में कार जो है वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये एक लग्जरी है? देखिए, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो वर्ल्ड का डेवलप कंट्रीज़ है और उसने तो डायरेक्शन सेट की होती बाय है द वे उसने। इंडिया का भी इससे ज़्यादा है। इंडिया 8 या 9% है। ओके, राइट, चलें उनकी मैं बात ज़रूर हाँ। करूँगा, इंडिया की। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया में जो उनकी पर कैपिटा इनकम है हमसे कहीं ज़्यादा है, तकरीबन डबल के करीब है। $3000 के करीब है और हम लोग शायद 1500 से $1700 के करीब हम खड़े हैं। तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। दूसरा, इंडिया में जो एडवांटेज है आम आदमी के लिए वो ये कि उनका टैक्स नेट। अच्छा, वहाँ पे भी स्टेट्स बहुत हैं, तो स्टेट्स में वैरी कर सकता है, मगर आप अगर स्मॉल सेगमेंट में आ जाएं तो स्मॉल सेगमेंट में आप देखेंगे कि 1000 सीसी से कम में अगर वो आ रही हैं तो 10 से 12% टैक्स है उनके यहाँ लग रहा है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आइए तो पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा कि हम 35 से 40%, 50% में हमारा टैक्स डाला जाता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो आप ये देखेंगे उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी ज़्यादा हो रही है। उनकी कंट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट की वहाँ पे 12% है तो शायद हमारा 40%, 50% अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारी ऐड ऑन हो रही है। और ये ऐड ऑन किसके लिए हो रही है? ये कंज्यूमर के लिए हो रही है। और कंज्यूमर, मैंने जैसे कहा कि उनकी परचेजिंग पावर पर कैपिटा इनकम उनकी हमसे ज़्यादा है, हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें ऑटोमोटिव में, इंडस्ट्रीज़ में, तो नो डाउट ये इस वक्त एक लग्जरीज़ में आती है। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम देखते हैं तो ये कितना 50,000 2 लाख लोग अगर मुश्किल से गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, ये इसका परसेंटेज अगर आता है सिंगल डिजिट में आएगा। तो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं आई कि हम मासेस में चले जाएं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे लिए। उसमें ज़ाहिर पॉलिसी का भी और हमारी अपनी कंट्रीब्यूशंस का भी कि हम कितने सालों में कितनी चीज़ें इतनी लोकलाइज करके लोगों के लिए आसानी पैदा कर पाए, वो शायद गैप है। मशहूद भाई, आपने अभी कहा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है हमसे। मान ली आपकी बात। हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। हमारे यहाँ सबसे सस्ती गाड़ी है ऑल्टो, 32-33 लाख रुपए की मिल जाती है, ठीक है। और इंडिया में जो गाड़ी मारुति सुजुकी के नाम से ऑल्टो आती है, वो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो फुल फंक्शन गाड़ी 15 से 18 लाख में मिल जाती है। वहाँ के 4-5 लाख, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में 15 से 18 लाख। अच्छा, वहाँ की जो गाड़ी है वो है 1000 सीसी के करीब, 998 सीसी है, और हमारी है 650 या 660 सीसी है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर कैपिटा भी ज़्यादा है और गाड़ी भी सस्ती है। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम भी कम है और गाड़ी महंगी है। तो देखिए ना, बॉस ये क्या है ये? इसलिए कि एक तो ये आप जहन रखें कि जो जिसका आप रेफरेंस ले लें आल्टो का, अगर मैं गलत ना हूँ तो उनकी अगर ईयरली प्रोडक्शन, सिर्फ एक मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आल्टो की, तो तकरीबन 3 लाख के करीब है, जो बेस्ट इंडिया की सेलिंग कार्ड में आई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की पूरी मार्केट 3 लाख की नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली हमने वो वक्त भी देखा इस इंडस्ट्री में कि 80,000 से 90,000 का वॉल्यूम इस साल जो अभी ख़त्म हुआ है 2026, तो अगर मैं कार सेगमेंट की बात करूँ, उसमें एसयूवी को हटा दूँ, तो इस साल भी हमने 1,56,000 गाड़ियाँ बनाई हैं। 1,56,000, 17 OEM से। रफली अगर मैं बात करूं तो 60 के करीब मॉडल्स हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारी क्या मार्केट साइज़ है। वो सिंगल मॉडल एक साल में 3 लाख बना रहा है, तो मासेस से उसके पास ज़्यादा है। दूसरा, आपने बात की कि यार उसकी प्राइसेस कंपेरिजन, डेफिनेटली अगर वो 15 लाख अगर आपको नज़र आ रही है एंड प्राइस,
एक्स फैक्ट्री प्राइस। पाकिस्तान में एक्स फैक्ट्री प्राइस अगर हमारी 2.9 मिलियन है, तो हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है, हम गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं। इस वक्त जो बजट आया, इससे बजट से पहले एक हमारी मीटिंग हुई और गवर्नमेंट से मैंने कहा, जहां वो टैक्स की बात कर रहे थे कि हम टैक्स सेल टैक्स बढ़ा देंगे उन मॉडल्स में जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, उनमें हम सेल टैक्स ऐड ऑन कर लेंगे जो ज़ीरो रेटेड था। आई सेड कि यार प्लीज़ आप इसमें कंसिडर करें, जो हमारा मासेस है ना वो आम आदमी है, तो आम आदमी के लिए जो छोटी गाड़ी है वो है हमारी 660, इससे ज़्यादा छोटी तो ला नहीं सकते आप। तो 660 सिटी में आप 18% सेल टैक्स ले रहे हैं, आप सिंगल डिजिट करें। उसके दो फायदे होंगे। दो फायदे ये होंगे कि आप इस वक्त अगर हम 50,000 या 60,000 गाड़ियाँ बना रहे हैं एक मॉडल की, तो मेरे पास वॉल्यूम बढ़ेगा। जो मैंने कहा कि आल्टो इट्सेल्फ सिंगल इंडिया में 3 लाख बन रही है और पाकिस्तान में 50,000 60,000 बन रही है, बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को मैं कम कर सकता हूं कि मेरे पास वॉल्यूम आएगा। सेकंड, इसमें जो एडवांटेज मिलता पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी और यहाँ के ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी, वो ये था कि इनकी लोकलाइजेशन अगर 60 से 65% है, तो ये एड ऑन होके 70 से 80 और 85% पे चली जाती है। तो एक तो मासेस आपको बड़े मिलते हैं कि नए ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर ऐड ऑन होते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती, ये वो सक्सेस स्टोरी बनती जिसमें आप आने वाले 5 साल के बाद या आने वाले कल में ये कह सकते कि अब तो इसकी फिजिबिलिटी बनती है, इसको उठाओ और एक्सपोर्ट करो। हम जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को भूल रहे हैं जहां हम इसको एडवांटेज। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर हम अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ ला रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से उसको मासेस की तरफ लेके जाएं। हम वो नहीं सोच पा रहे। क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान में चंद बड़ी कंपनियों ने 40 साल तक आवाम को महंगी और कम मेयार की गाड़ियां दी हैं और हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई, आ, आ, बल्कि हुकूमत ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था? ये आप कह सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्या किस तरह से कह सकते हैं। मैं जैसे अभी करंट एग्जांपल ले लेता हूँ। अगेन 2016 से मैं बात करूँगा, 10 साल हो गए हैं आज हमारे। 16, 21, 21, 26 दो पॉलिसीज़ आई हैं पाकिस्तान में। एक मिफ्ता साहब लेकर आए, एक दूसरे लेकर आए। इन दोनों पॉलिसीज़ में हमने न्यू इंटेंट बुला लिए पाकिस्तान की मार्केट के लिए, लोग आ जाएं, हमारे पास वैरायटीज़ आ जाएं, ऑप्शंस आ गए, दोनों आ गए। इन दोनों पॉलिसीज़ में एक कमिटमेंट कि आप लोकलाइज करेंगे। इन 10 सालों में कोरियंस और चाइनीज़ को अगर मैं देखूं तो इन्होंने लोकलाइज नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान में एक कहेंगे सेल एजेंट बन गए कि वहाँ से गाड़ी ला रहे हैं और यहाँ सेल कर रहे हैं, और हर 6 महीने या साल भर में हम मॉडल चेंज कर देते हैं और गवर्नमेंट को कहते हैं देखिए यार हमने तो मॉडल चेंज कर लिया, अब नए मॉडल की बात करेंगे लोकलाइजेशन की, इसमें तो ख़त्म हो गया, या फेस लिफ्ट कर दिया या चेंज कर दिया। ऐसी सूरत हाल में किसको नुकसान हुआ? दो, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि एक तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास है ही नहीं, और ये गाड़ियाँ एज ए सीबीयू या हमारे पास असेंबली पे सब असेंबली पे आई और असेंबलीज हुई, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा इम्पैक्ट, यस मिस्टेक ऑफ द गवर्नमेंट कि इसको क्यों नहीं मॉनिटर किया गया, क्यों नहीं उनको चेक किया गया, चेक एंड बैलेंस रखा गया। 10 साल हमने दे दिए और अभी रिसेंटली आपने देखा कि पॉलिसी ख़त्म हुई है और नई पॉलिसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, मगर प्रीवियस पॉलिसीज़ में हमने इनसे कोई कमिटमेंट नहीं ली। कोई भी चीज़ अगर आप लेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, आप भी इन्वॉल्व हैं। जो ओईएम्स पाकिस्तान में आ रहे हैं वो ज़रूर आए। बिज़नेस का का मकसद यही है कि बिज़नेस मैन अर्न करता है, मन अर्न कर रहा है, वो किस किस को सेक्रीफाइस कर रहा है, वो एक आम आदमी के सेक्रीफाइजेशन पे कर रहा है कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज़ को आप प्रमोट नहीं होने दे रहे या उनको बढ़ने नहीं दे रहे। 40 सालों का आपने मुझे बताया, अब बताएं 40 साल पहले तो चाइना के भी वर्स कंडीशन थी हमसे, मगर आज 40 ईयर्स में वो हमसे क्या, अब दुनिया को उसने टफ टाइम दे दिया। हमने 40 ईयर्स में क्यों नहीं किया? तो हमारा ये था कि हमने अपनी जो लास्ट 10 ईयर्स में भी अगर हम मवाजना कर रहे हैं, हमने मिस्टेक्स ज़रूर किए। हमने लोगों को बुलाया गया है, हमने पाकिस्तान बुलाया, मगर उनको क्यों नहीं कहा कि आप इस ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के साथ अपना कोलैबोरेशन करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। हम इसमें रहे हैं, ये हमारी खामी है। और जब हम गवर्नमेंट में देखते हैं या इस्लामाबाद को देखते हैं तो इस्लामाबाद ये सवाल उठाता है कि यार 40 ईयर्स तुम्हें दे दिए गए, तुम अभी भी पाँव में नहीं खड़े हो। हजूर आला, हम अपने पाँव में खड़ा होना चाहते हैं मगर हमें अपने पाँव में खड़े होने नहीं दिया गया। इसलिए कि अगर आप कोई एक पार्ट है या मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में बन सकता है, तो आप मुझसे, मैं आपको जाके बोलता हूँ यार ये इसकी कीमत जो है 10 रुपए की है, मैं लाता हूँ। आप जाते हैं, आप अपने कहते हैं यार ये तो मुझे नहीं पड़ेगा 10 रुपए में। क्यों? क्योंकि यार मैं अपने मदर कंट्री गया,
कोरिया चाइना, और उन्होंने मुझसे कहा यार मैं आज को 8 रुपये में डिस्काउंट देता हूँ, आप उसको लोकलाइज नहीं करें। तो भैया इसका नुकसान किसको हो रहा है? क्या आपके अंदर एज ए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स आपके अंदर ये कोई विलिंगनेस नहीं है यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में बनाई जा सकती थी, हम इसको ट्रांसफ़र करें लोकल इंडस्ट्रीज में? हमने सिर्फ फोकस किया अपने आप को, इस मुल्क में जो हमारा जो अलमिया है मुझे एंटरप्रेन्योर्स ये का। बताएं कि इसमें फिर ये जो हुआ है, जो आपने भी एग्जांपल भी दी, क्या इसमें किकबैक्स और कमीशन का भी मामला होता है? नहीं, मैंने तो कहा कि इसका एडवांटेज है ना उनको, जी पॉलिसी में आपने जैसे देखा है टैरिफ जिसकी हम बात आजकल सुन रहे हैं, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, 3 बिग्स जिसका आप जिक्र करते हैं वो 45% टैरिफ देता है, आपने इनको 25% दिया हुआ था। इस 25% में उनकी फिजिबिलिटी, वो कहते हैं यार हमने गवर्नमेंट को 25% टैक्स दे दिया, मुझे फिजिबिलिटी नहीं बन रही, मैं नहीं लोकल कर रहा, मैं गवर्नमेंट को टैक्स तो पे कर रहा हूँ। मगर भैया वो गाड़ी का पार्ट पाकिस्तान में उन 3 बिग्स को तो वो दे रहा है, आपको नहीं दे रहा, इसलिए कि आप 25% में गवर्नमेंट को पे करके वो पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कब तक आप सब असेंबली, ये कहलाती है हमारी ज़बान में पुर्ज़ेज़ात को जोड़ा और जोड़ के गाड़ी बना दी गई, असेंबली। जिसे असेंबली कहते हैं। आप उसमें निकाल रहे हैं ये पार्ट तो पाकिस्तान में बना जा सकता है, बन सकता है। तो हमारे यहाँ इसी वजह से मैं बारहा ये बात बोलता हूँ, पाकिस्तान का एक मॉडल अगर बंद हो रहा है तो उस मॉडल के पीछे 10 से 12 कारखाने बंद हो रहे हैं, स्मॉल गरीब मिडिल क्लास के जो इंटरप्रेन्योर्स हैं। इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, इसके लिए हम बारहा बोल रहे हैं, हम सबका कसूर है, हमने उस तरह से उनको नहीं किया। आज वो लोग बंद होते 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 चले गए। पाकिस्तान में अगर मैं एक मिसाल देता हूँ सुजुकी की, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, उसके पीछे 100 कारखानेदार मौजूद हैं। क्या कोरियंस चाइनीज़ ने पिछले 10 सालों में आपने 10 आदमी खड़े किए हैं नए पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स? नहीं किए। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो वो तो बंद ही हो गए, आप तो खड़े नहीं कर रहे। आप कोई एक एक मिसाल देते कि यार मैंने नया पार्ट्स मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में 10 साल में पैदा किया, देखें ये वो पार्ट बना रहा है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इस वक्त जो पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी बनती है या गाड़ियां बन रही हैं, तो जब वो एंड प्रोडक्ट बन जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कितने % पाकिस्तान में तैयार हुई है? कुछ तो पुर्जाजात हम खुद बनाते यस, होंगे यहाँ पे, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते होंगे। बिगेस्ट जो वॉल्यूम है लोकलाइजेशन का, वो हम कहते हैं 60 से 75% पौधाजात पाकिस्तान में बन रहे हैं। और ये कमाल है कि हमारे लोग सेल्फ मेड अपनी बेसिस पे इन्होंने ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की हैं, और कोई इस पे सपोर्ट नहीं दी गई है ओईएम की तरफ से, और वो लोग ये पार्ट्स बना रहे हैं। और जबकि मुकाबला करें आप लास्ट 10 ईयर्स में कोरियन और चाइनीज़ का, उन्होंने ये हमारे लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया, और वो लोग इस वक्त ऑलमोस्ट ना होने के बराबर उनकी लोकलाइजेशन है। वो जो 70% अगर हमारा पार्ट पाकिस्तान में बन रहा है, उसके कुछ तो पार्ट्स लेते 5-10 साल में, अगर 5% भी लेते तो आप भी उस रेंज में आ जाते हैं। टोयोटा है, सुजुकी है, इनके यहाँ पे असेंबलिंग पॉइंट लगे हुए हैं ना, बाहर से मंगवाते हैं और असेंबल कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान का कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, सब नहीं कुछ करते। बाहर से मंगवाते हैं? कितने % पाकिस्तान का कंज्यूम करते हैं? एक गाड़ी में 60 से 70% पार्ट पाकिस्तान में बन रहा है, टोयोटा, सुजुकी और लिटिल बिट होंडा। होंडा। ठीक है ना, ये 3 है, ये 3 बड़े प्लेयर भी थे। अब इसके बाद आता है होंडाई, किया, चैंगएन, हैवल, अब तो बतने बहुत सारे नाम आ गए। इन्होंने लोकलाइजेशन नहीं की है। ये अगर इनके लिए आप पूछेंगे कि इनकी गाड़ियों में हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर की, तो मैं कहूँगा वो ना होने के बराबर है। वो रीज़न ये है कि ये कहते हैं कि हम तो हर कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, कंज्यूमर कहता है कि यार हमें नया मॉडल चाहिए, नई चीज़ चाहिए, तो मैं हर 6 महीने में, साल भर में मॉडल चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कैसे लोकलाइज़ करूँ? उनकी जस्टिफिकेशन है। मेरा ये मानना है कि जस्ट मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। BYD की ऑटो 2, आई थिंक कि 2024 में शायद वो लॉन्च हुई, और फर्स्ट ईयर 2.5 लाख का वॉल्यूम मिला, वो हमारे यहाँ भी लॉन्च हुई। दूसरी आती है हमारे पास हैवल की H6 शायद, वो भी फेस लिफ्ट हुआ है 2024 में, 4 मिलियन का वॉल्यूम उन्होंने चाइना ने हासिल किया, वो हमारे यहाँ भी आई है। फिर दीपाल एक गाड़ी है, जब फर्स्ट मंथ जब वो लॉन्च हुई चाइना के अंदर, तो 25,000 का वॉल्यूम उसको मिला जस्ट 1 मंथ। हमारे यहाँ वो भी मॉडल आया। तो भाई ये तो उनके यहाँ 24 में आया है, आप तो 26-25 में ला रहे हैं। तो क्या आपके सेम स्टैंडर्ड पे है कि वो जिस दिन वहाँ चाइना में लॉन्च हो रहा है उसी दिन पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रहा है? तो वो तो नहीं हो रहा।
तो भाई पाकिस्तान में लोकलाइजेशन करें ना, आप क्यों फेस लिफ्ट कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी? जापानीज ने अगर काम किया पाकिस्तान की मार्केट में तो 5 से 10 साल 8 साल वो मॉडल उसने चलाए, उसकी फिजिबिलिटी बनती है। बिजनेस माइंडसेट ये है कि आप फिजिबिलिटी बनाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग आपसे लेते भी हैं। उसकी एडवांटेज ये होता है कि अगर आप 70% पाकिस्तान में लोकलाइज कर रहे हैं, लोकल खरीद रहे हैं पुर्जोजात पाकिस्तानी कंपनियों से, तो उसकी मला माला कुछ तो कीमत कम हो रही है ना। आप तो इस वक्त सारे के सारे पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं सीकेडी की सूरत में, और उसके बाद आपके आगे ये एसकेडी सेमी नॉकडाउन, यानी कि पुर्जोजात आपसे जुड़े हुए हैं, जोड़ के आप बना रहे हैं। उसमें तो किसी को भी फायदा नहीं, ना मुल्क गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ना पाकिस्तान के ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को। अगर कल चीन, जापान, कोरिया पाकिस्तान को जो है वो ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या हम अपनी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं बन सकेगी, कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं हो सकेगी, क्या होगा? वो लोकलाइज करेंगे और पाकिस्तान के ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से लेंगे। मैं आपको 2 मॉडल्स की एग्जांपल देता हूँ, 2 पार्ट्स की। ये मैंने कोशिश की कि लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर सकूं। आप गाड़ी का फ्यूल कैप्स जाते हैं फ्यूल टैंक भरने के लिए, तो आप पिन खोलते हैं और एक कैप खुलती है, वो कैप पाकिस्तान में बन रही है, एक मॉडल के लिए पाकिस्तान में बन रही है। बाकी में छोटा सा पार्ट है, इसमें बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है। वो पार्ट आपके किसी भी कोरियन और चाइनीज कंपनी ने वो पाकिस्तान में लोकलाइज नहीं किया। वाई? तो वो छोटी सी बात है। मैं उसकी हाईटेक और कॉपीज तो बनती होंगी, यहाँ पे बना लेते होंगे लोग, क्या मुश्किल नहीं, है? वो तो असेंबली में आ रहा है ना। मसला ये कि सब असेंबली में आप लेकर आ रहे हैं, तो आप उसको लगा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं ले रहे। जब आपका कोरियन चाइनीज आप कहते हैं कि वो बंद कर देगा, तो पाकिस्तान में ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर खड़े हो जाएंगे। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। कोविड-19 आया पाकिस्तान में, बड़ा ज़बरदस्त क्राइसिस 2020 में हमने देखा। मार्च में या शायद 1 अप्रैल में हमारा पूरा पाकिस्तान बंद था, और उस वक्त आपकी इंपोर्ट भी रिस्ट्रिक्शंस लग गई ड्यू टू कोविड। कितने एसएमईज पैदा हुए जिन्होंने सब्स्टिट्यूट किया वो पार्ट्स जो पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ रही थी, उनकी यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, उन लोगों ने वो पार्ट्स विद इन 3 मंथ्स पाकिस्तान में बन के दिखाया गया। जब कोई क्राइसिस आया तो इन्हीं पाकिस्तानियों ने वो पार्ट्स बना के दिखाए और कंज्यूमर्स ने लिए। आम आदमी ने, आम सार्फिन ने को प्राउड फील था। आप उनको जाके फील करें तो उस वक्त कोविड-19 के पीरियड में पाकिस्तानी एक आम आदमी खुशी से महसूस करता था ये पार्ट मेरा बना हुआ मेरे मुल्क का और मैं खरीद रहा है। वो हैप्पी था, खुश था। तो वो जो चीज़ आई थी उसको कंटिन्यूटी क्यों नहीं ले पाए? अगर आज हम वही कंटिन्यूटी रखते तो आज हम बहुत सारी इन 5 सालों में चीज़ें पाकिस्तान में मजीद बना सकते। जैसे ही आपने वो रिलीफ बंद किया, ख़त्म हुआ, इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई। अब ज़रा ईवी की तरफ आते हैं। ईवी का एक सैलाब है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया वाकई पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन को खैराबाद कहकर टोटली जो है वो ईवी पे शिफ्ट हो रही है? सर, मैं इसमें ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डेवलप कंट्रीज़ में अमेरिकन एंड यूरोप ने इस्टेब्लिश किया, थर्डली चाइना बाद में आया। दुनिया का अगर मैं मार्केट शेयर देखता हूँ, और ये 95 से ही लोग काम कर रहे थे इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मार्केट के लिए। आज ही 2026 में अगर हम खड़े होते हैं तो हम देखते हैं 16 से 17% का मार्केट। अगर 100 गाड़ियाँ बनती हैं तो उसमें 100 में 16 से 17 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और बाकी जो हैं आपकी आइस इंजन्स पे और हाइब्रिड पे चलेगी। तो ये डेवलप मुल्क थे। इन डेवलपमेंट मुल्क ने भी मार्केट शेयर इतना नहीं लिया। 95 से आज 2026 का है, और 17-18% इज नॉट अ बिग मार्केट शेयर, जिसमें गवर्नमेंट ने, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज इंक्लूडिंग, इन्होंने आपको सब्सिडी दी। आप गाड़ी एक आम आदमी के लिए, आप गाड़ी खरीदेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कम कर दी, आपके उस पर टैक्सेस उन्होंने रिड्यूस कर दिए, आपको फैसिलिटेट किया कि आपको इजी एक्सेस टू फाइनेंसिंग दी गई। ये बड़े बड़े मुल्कों ने किया, तो ये 17% में आए। पाकिस्तान के बारे में मैं ये कहता हूँ, हम एक अंडर डेवलप कंट्री है। मेरा रिज़र्व 28 बिलियन के करीब है, मेरी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आप जो प्लान कर रहे हैं वो एक चैलेंज है, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी था, उनके डेवलप कंट्रीज़ में उन्होंने स्टेशंस भी बनाए, चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए, फिर उन्होंने R&D की। पहले वो किलोमीटर 100 किलोमीटर चलती थी, आज वो चलती है 500 से 700 किलोमीटर। उनकी R&D चलती रही। हम तो R&D भी नहीं कर रहे, हम तो उठाएंगे और पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लेंगे।
तो हमारे लिए एक चैलेंज है। फोर व्हीलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। टू व्हीलर मार्केट्स के लिए आएंगे तो यस, टू व्हीलर हमारा एक मासेस है बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग गाड़ी नहीं खरीद पाते तो हम टू व्हीलर्स की तरफ चले जाते हैं। तो एक मासेस है, इस मासेस के लिए यस एक चांस बन सकता है कि इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल एक अपनी पोजीशनिंग कर ले। और आपने देखा कि पाकिस्तान की मार्केट में हमारी वुमेंस, स्पेशली हमारी लड़कियां जो नहीं चला सकती थी या कहीं नहीं जा सकती, उन्होंने स्कूटीज़ ली। आज कराची शहर में, लाहौर के शहर में, मैं इस्लामाबाद में भी देखता हूँ, तो हमारी ये निकले, तो एक नया मार्केट सेगमेंट खड़ा हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आप कह सकते हैं मोटरसाइकिल सेगमेंट तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कार व्हीलर के लिए इस चैलेंज है। 10 में से एक दो गाड़ियाँ आपको ईवी नज़र आने लगी हैं, BYD हो, दीपाल हो, दूसरी अब तो बहुत सारी निशात वाले अपनी लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ गाड़ियाँ ये वाली गाड़ियाँ सिर्फ इंपोर्ट करके बेच देते हैं, या इसकी भी असेंबलिंग अब यहाँ पर हो रही है? सुना है कि BYD ने एक प्लांट लगाया था कि वहाँ पे असेंबलिंग होगी, उसका क्या स्टेटस है? नहीं, उन्होंने कोशिश की है और वो शायद कर भी रहे हैं, और कराची शहर के अंदर ही वो अपना प्लांट लगा रहे हैं, मगर वो असेंबली प्लांट है। अगेन, इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट फेज़ में वो असेंबली प्लांट ही करने की कोशिश कर रहे हैं। असेंबली तो हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर, आपकी कमिटमेंट बिटवीन टू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और OEMs की कमिटमेंट होगी, विलिंगनेस होगी, तो लोकलाइजेशन होगी। अदरवाइज वो असेंबली होगी, और असेंबली में बारह मैं कह चुका हूँ, असेंबली हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस वक्त एक मार्केट में बूम है, ईवी की मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियां, सरमायाकार इसमें कूद रहे हैं। आपको लगता है कि 10-15 साल के बाद ये सरवाइव कर पाएगी, मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी? ऐसा तो नहीं है कि क्रैश हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखें, अगर मैं इसका ये कहूँ कि कोई फ़ैसला जो आज आप करते हैं वो कितनी दूरअंदेशी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको 5 साल 10 साल के बाद मिलता है। और 10 साल के बाद अगर आप कहें कि हो मुझसे गलती हो गई, तो उसका ज़ाला आप पे नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान में भी अगर हम असेंबलीज़ पे रहे, और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े खुशी खुशी से अपने असेंबली प्लांट लगा रहे हैं और सब असेंबली कर रहे हैं, और यही वो काम अगर करते रहे, तो आपकी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो बंद हो जाएगी और इंपोर्ट बेस आपके बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें, कल असेंबली होगी, कल असेंबली को भी हम सब असेंबली को बंद करेंगे, असेंबली शुरू को बंद करेंगे, और हम CBU पे चले जाएंगे। तो लामाला आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं बढ़ा पा रहे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे क्रैश हो जाएगी आपको लगता है? अगर आपकी पॉलिसी में लोकलाइजेशन नहीं है। और लोकलाइजेशन की दो कमिटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान और OEMs। ये कमिटमेंट करें कि एवरी ईयर 10% एटलीस्ट तो लोकलाइजेशन करें। अगर ये 10% भी नहीं कर सकते, तो फिर तो दे आर नॉट विलिंगनेस के वो पाकिस्तान में लोकलाइजेशन चाह रहे इस हैं। वक्त पाकिस्तान में ईवी गाड़ियों का क्या स्टेटस है? क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, 60-70 लाख से कम की कोई ईवी नहीं है। तो हम इसको क्या कहें कि ये अमीरों का शौक है फ़िलहाल, क्योंकि गरीब की पहुंच तो यही 30-35-40 के बीच में होती है। तो क्या लगता है, फ़िलहाल अमीर शौक पूरा कर रहे हैं? आज की तारीख में अगर आप बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हजूर आला इस वक्त 1 करोड़ से कम नहीं है। 60-70 में हमारे हाइब्रिड है, ठीक वो है। एक सेगमेंट है, वो अलग सेगमेंट है। तो हाइब्रिड एक अलग सेगमेंट है, उस वो आप 60-70 लाख में कह सकते हैं। मगर प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो 1 करोड़ से कम नहीं है, वो ऊपर ही जाएंगी। तो वो 1 करोड़ एक आम आदमी, एक सार्फिन के लिए, अगर हम कंज्यूमर की बात करें, तो उसके लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। तो ये तो मार्केट उनके लिए है नहीं। और ये जो बात आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये पाकिस्तान में जो बिक रही हैं, जिनका शेयर अगर मैं पाकिस्तान में देखूं, तो 20 से 25 हज़ार है। ये 25 हज़ार हमारी पूरी ये कितने परसेंट बनता है? अगर आप 100 में देखें तो 25% बनेगा, अगर 1 लाख बन रही हैं। इस वक्त जैसे 1.5 लाख के करीब है अगर हमने कहा, और उसमें SUVs ले लें ज़्यादातर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आपको SUV सेगमेंट मिल रहा है, तो वो 25 से 25 हज़ार है। तो ये 25 हज़ार पे आप डिपेंड करके पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री को स्टेक पे लगाएं, ये नाजायज़ है। एक बहुत आमियाना सा सवाल है, पाकिस्तान में ईवी भी अगर आ रही हैं, तो वो बड़ी गाड़ियां SUV, या जैसे आपने कहा कि 1 करोड़ से कम की भी गाड़ी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कोई छोटी गाड़ी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहा? चाइना में अगर आप जाते हैं तो अभी मैंने देखा चेरी ने एक शो भी किया था, वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ मौजूद हैं, 35 से 40 लाख की गाड़ी मौजूद है, वहाँ से लेके आएँ और यहाँ पे बेचें। ऑल्टो को टक्कर देगी, सेल्स अच्छी आएंगी, आम आदमी की पहुँच में होगी। तो आपके ख्याल में अभी तक किसी ने छोटी ईवी पे काम क्यों नहीं किया? उसका क्या रीज़न है? क्या छोटे गरीब मिडिल क्लास का किसी को ख्याल नहीं है? सब जो है वो एलीट को टारगेट कैप्चर करना चाहते हैं।
देखिए मार्केट डायनेमिक्स होती है ना। अगर एज ए बिजनेसमैन मैं देखता हूँ, मेरे लिए बड़ा इजी और आसान है कि अगर मैं बिगेस्ट जो रिचेस्ट पीपल्स हैं पाकिस्तान के, अगर उनमें 10-15 हज़ार का मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ या 7-8 हज़ार का वॉल्यूम ले लेता हूँ, मेरे लिए आसान है। मेरा मार्जिन ऑन प्रॉफिट बहुत ठीक ठाक है। मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ आपके लिए कि मैं एक छोटी गाड़ी लाऊं और उसमें मैं इतना अशोक भाई तक वो वहाँ करूँ। नंबर्स बढ़ जाएंगे ना। ऑल्टो इस सर वक्त सबसे ज़्यादा आप फरोख्त होने वाली मार्जिन कार ऑफ है। प्रॉफिट देखा जाता है, जो एक आम बिजनेसमैन हम्म, देखता है उसको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। वो हम्म। जितना आप छोटे वॉल्यूम पे सेगमेंट पे जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे और उस पर वो आप 50 हज़ार पे जो कमाएंगे, शायद मैं 5 हज़ार पे कमा रहा हूँ। और ये मिसाल आपके 10 सालों के अंदर आपको नज़र आई है कि उन लोगों ने उसी मार्केट को हिट किया जहाँ उनके पास पैसा ज़्यादा है, वहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो ये तो उधर ही जाएंगे। गवर्नमेंट इस वक्त, अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आने वाली थी या आएगी, उसमें जो मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये रखा है कि एक आम सार्फिन के लिए हम ऐसा सेगमेंट इंट्रोड्यूस करें। जैसे आपने चाइना की एग्जांपल दी, वो चाइना में गवर्नमेंट ने शायद कुछ वर्क किया है कुछ लोगों के साथ, वो शायद आने वाली पॉलिसी में उनको वो अट्रैक्ट कर रही है कि उनको लेकर आए। उस पर मगर मेरा गवर्नमेंट से सवाल ये था कि सर आप अगर इस सेगमेंट में भी आप लेकर आएंगे और इस सेगमेंट में यही पॉलिसी आप देंगे कि आप सब असेंबली कर लें, आप यहाँ पे पार्ट्स पुर्जे आते, तो मासेस तो शायद मिल जाएगा। अगेन हमें पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, उनको एडवांटेज, उनसे आप कमिटमेंट लें। ठीक है आप लेकर आए छोटी गाड़ी, मगर उसकी कमिटमेंट तो लें कि क्या वही सेम स्पेक्स के साथ पाकिस्तान में पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को उनमें से कितना कंट्रीब्यूशन देगा। जो बिग थ्री हैं, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, क्या ये लोग भी, इनकी सेल्स पे कोई असर पड़ा है पिछले 3-4 साल में? वैसे नंबर्स तो कोई ख़ास कम नहीं हुए, तो हम फिर प्योरली ये समझें कि ईवी की डिमांड अलग से जनरेट हुई है, इन लोगों को कोई डैमेज नहीं हुआ? देखिए जो ईवी की मार्केट है ना, अगर हम उसको देखते हैं तो वो सेगमेंट बड़ा था ना, एसयूवीज में, लार्ज स्केल्स में। इस वक्त उन लोगों की फैमिलीज़ को अगर मैं देखता हूँ तो उनके घर में आइस इंजन भी खड़ा है, हाइब्रिड भी खड़ा है और ईवी भी खड़ा है। उनका स्पेस बहुत ज़्यादा है, उनके घर में बहुत बड़ी जगह है, ये तीनों ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। तो उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपकी भी ले रहे हैं, आप उनकी भी ले रहे हैं और ये हमारी भी ले रहे हैं यार। क्या ये जो बिग थ्रीज हैं ये ईवी की तरफ नहीं जा सकते? नहीं देखें, जो बिग थ्रीज है ना वो टेक्नोलॉजी उनकी डिफरेंट है। वो फोकस किया इन्होंने हाइब्रिड पे और उन्होंने बहुत काम किया। जापानीज़ ने वो ईवी पे नहीं गए थे। जिस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन से ईवी पे गया, इसके बाद चाइनीज़ चला गया। उन्होंने एक नया सेगमेंट रखा था, वो हाइब्रिड, और वो हाइब्रिड पे सक्सेसफुल भी हुए। अमेरिका के अंदर उनकी अपनी गाड़ियाँ हाइब्रिड व्हीकल्स से अच्छी मार्केट उन्होंने पकड़ी है। तो वो उनकी डायरेक्शन अलग है, वो एकदम डिफरेंट है। हाइब्रिड पे लगे हुए हैं और हाइब्रिड पे वो, मैं समझता हूँ, अपनी मार्केट बना रहे हैं, पाकिस्तान में भी बना रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने 5 साल पहले एक टोयोटा गाड़ी खरीदी थी, मॉडल मुझे याद नहीं है, 30 लाख रुपए की। और अभी उसकी मालियत होगी 5 साल के बाद तकरीबन 40 लाख रुपए के करीब होगी। 30 की खरीदी, 5 साल इस्तेमाल की, वैल्यू है 40 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि अब इस वक्त जो लोग ईवीज खरीद रहे हैं वो आज से 10 साल के बाद जब इसको सेल करेंगे तो इसी तरह का आउटकम मिलेगा उनको भी? दिस इज अमेजिंग सवाल फैसल भाई। लास्ट ईयर मैं अमेरिका में था, मिशिगन स्टेट के अंदर। वहाँ पे मेरा नेफ्यू पढ़ रहा है, उसको हम मैकेनिकल इंजीनियर बना रहे थे। ही सेड कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, उसका सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे मिशिगन स्टेट में अपने दोस्तों से बात की कि यार इसको एक गाड़ी दिलानी है, और अभी हम इसको ज़रा, नया ड्राइवर है यहाँ के हिसाब से, तो हम चाहते हैं कि यूज़ गाड़ी को दिला दूँ मैं अमेरिका मिशिगन स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ 3 बिग प्लेयर्स मौजूद हैं, फोर्ड, फिएट एंड क्रेसलर। वो शहर, उस शहर में मेरा एक दोस्त अमेरिकन मुझसे कहता है, मशहूद यू हैव टू प्रेफर टू बाय यूज कार फॉर टोयोटा। मैं कहा वाई? ही सेड कि यार वो साल के बाद भी बेचेगा ना टोयोटा, उसको पे बैक अच्छा मिल जाएगा। यानी कि अमेरिका के अंदर, मिशिगन स्टेट, डिट्रॉइट के अंदर बैठे हुए अमेरिकन दोस्त ने मुझसे ये कहा कि तुम अपने भतीजे को अपनी जापानीज कार और जापानीज में टोयोटा खरीद के दो कि उसको वहाँ पे भी वो यूज में, नॉट ब्रांड न्यू, यूज में दो, और आफ्टर ईयर जब ये थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाएगा और शिफ्ट करना चाहेगा तो ये गाड़ी उनको भी वहाँ पे बैक करेगी। टोयोटा इज अ नेम वर्ल्ड वाइड।
जो एक अपनी रीसेल रखती है, एक ब्रांड है, उस ब्रांड को आप हिट नहीं कर पाए पूरी दुनिया में। एक पोजिशनिंग है। जहाँ बात आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कर रहे हैं, देखें उसमें सबसे प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वहाँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका बैटरी सिस्टम से। और बैटरी की कहते हैं 5 से 7 साल के बाद ख़त्म नहीं होगी, इफ़िशेंसी रिड्यूस हो जाएगी। वो अगर इस वक्त 95% आपको परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो शायद 60-65 पे चली जाएगी, तो उसकी वो रीसेल नहीं होगी। अच्छा, हम तो अंडर डेवलप है ना, इन लोगों क्या तो गाड़ियाँ बनी डेवलप कंट्रीज़ में, मैं यूरोपियन अमेरिकन इट्स सेल्फ चाइनीज़, वहाँ पे भी आप जाके सवाल उठाएंगे तो वहाँ पे भी आपको उसका रीसेल नहीं मिल रहा, जो दुनिया में टोयोटा को अलग मिलता है कि 5 साल चलाने के बाद भी वो आपको प्रॉफिट दे के जाती है आपको, यानी कि आपने 20-25 हज़ार किलोमीटर चलाई भी, इंजॉय भी किया, और जिसकी खरीदी थी जितने में उतने ही एटलीस्ट उतना ही आपने कमाया, नहीं तो उतना ही रिटर्न आपको वापस मिल गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, जैसे मैं चाइना में था, तो चाइना में मैं उनका पूछा कि आपकी ये जो चाइनीज़ व्हीकल्स हैं आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद इसकी रीसेल क्या है, तो वहाँ पे भी उनको रीसेल नहीं मिल रही है हजूर आला। तो पाकिस्तान तो अगेन हमारी मार्केट में हमारा आम आदमी जो सोचता है वो ये सोचता है कि मैं 5 साल चलाऊँगा, लाख सवा लाख किलोमीटर चला लूँगा, उसके बाद मैं जब सेल करूँगा तो मुझे एटलीस्ट वही 5 साल वाली प्राइस मिल जाएगी, उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करके नया ले लूँगा। शायद ये इनके लिए चैलेंज होगा आम आदमी के लिए। ये तो आप डरा रहे हैं जो नहीं, बेचारे ये तो ईवी मैं नहीं जिन्होंने कह बुक रहा। करवाए जहाँ हुए हैं आज तो एआई का ज़माना है, आप जाइए चाइना के अंदर और वहाँ जाके रिसर्च भी कर लीजिए, जो 5 साल पुरानी गाड़ियाँ उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो सेम प्राइस पे सर हजूर नहीं मिल रही। तो मशहूद भाई, वो टाइम लगेगा। अभी तो चलें, ये एलीट क्लास खेल रही है ना ईवी। जब मिडिल क्लास और चलें जो जो तबका ऑल्टो ख़रीदता है, उस लेवल की अगर ईवी आ जाएगी, तो गरीब आदमी तो फिर भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना तो एक एसेट क्लास है ना। और फिर आपका हमारा एसेट बनता है जब असासा आपका है। असासा बनता है। तो मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास और गरीब तबका तो फिर भी उस तरफ नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। देखिए, जो फर्स्ट यूज़र होता है ना, इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी क्लास है वो ले रही है जिसके पास आईएस इंजन भी है, हाइब्रिड भी है और ईवी भी है। और जो मेरा आम आदमी जो फर्स्ट कार ख़रीदने वाला है, डेफिनेटली वो ये बात सोचेगा कि मैं 5 साल के बाद क्या इसको उसी प्राइस में बेच पाऊँगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो जो भी हमारा आम आदमी है वो ज़ाहिर है एक जमा पूंजी लगाता है और एक गाड़ी लेता है, तो ये सोचता है कि उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है और उसकी फाइनल रीसेल वैल्यू क्या है। तो अभी रीसेल वैल्यू तो हजूर अभी नहीं बन पाई है इनकी, तो और मज़ीद आपको 10 साल लगेगा कि शायद इनकी रीसेल बने। इस वक्त मार्केट पे तो इनकी रीसेल नहीं है। आप जिस दोस्त का जिक्र कर रहे थे, उस दोस्त से अगर पूछो उसने कोई ईवी ली भी और वो रीसेल कर रहा है, तो क्या उसको रीसेल वो वैल्यू मिल रही है? मुझे ज़रा सा इसमें डाउट है। तो मगर मशहूद भाई, जब ये तकरीबन आज से 10-15 साल के बाद, चले 10 साल लगाते हैं, जब ये बैटरियाँ ख़त्म होंगी इनकी, और मार्केट में जाहिर सी बात है कि लोग बोलेंगे कि यार हम गाड़ी चेंज करते हैं और इसको सेल आउट करते हैं। तो जब अभी तो एक मतलब 2-3 साल से तो यही चल रहा है ना कि नई चीज़ें आ रही हैं। जब ये सब एक साथ एक्सपायर होंगी बैटरियाँ, या इनकी मेंटेनेंस के काम निकलेंगे और ये सब बिकने के लिए मार्केट में आएंगी, तो फिर क्या होगा? फिर तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो मार्केट तो क्रैश करती है। देखिए, जब आप ये डेवलप कंट्री से आप लर्न करते हैं जो चीज़ नहीं लाते हैं, तो उन डेवलप कंट्रीज़ में मैंने कहा 1995 में इन्होंने इस पे काम शुरू किया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, और आज 2026 हो गए, तो वहाँ सबसे बड़ा इशू यही बना था डिस्पोजल का, बैटरी का, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पे भी हिट कर रहा है। तो एक उसकी पॉलिसी बनाइए, आप उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठाएं और बाहर फेंक दें कहीं। वैसे भी डेवलप कंट्री में तो ये चीज़ वैसे भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप कचरा भी बाहर नहीं फेंक सकते। ये तो गाड़ी की बहुत बड़ी बैटरी है, तो इसका डिस्पोजेबल एक पॉलिसी बनाई गई है कि वहाँ ही जाके आप इसको डिस्पोज करेंगे, और उसका एक मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान के अंदर ये कहना कि आप जो कह रहे हैं कि 7 साल में उसकी इफ़िशेंसी गिरी, अभी बैटरी ख़त्म नहीं हुई है। बैटरी खत लाइफ तो रहेगी, एफिशिएंसी उसकी इफेक्ट पड़ेगी, तो जाहिर है उसकी प्राइस में भी उसका, उसकी जो ड्यूरेशंस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी गिरेगी, तो वो बंद नहीं हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी। मगर बैटरी जब जिस दिन ज़ीरो हो जाएगी और जब आप डिस्पोज करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक डिस्पोजल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये बैटरियाँ जाएंगी कहाँ, किस तरह से हम इसको डिस्पोज करेंगे, अभी बैट हमारे यहाँ वो पॉलिसी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो लिथियम बैटरी लगती है, लिथियम टेक्नोलॉजी है। ये बताएं कि लिथियम टेक्नोलॉजी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं?
क्या यहाँ पर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है या ये भी हम असेंबल ही करते हैं, क्या हो रहा है? देखें, इसकी ऑटोमोटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। इस वक्त ऑटोमोटिव में तो ये सब इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में। अगेन मैं रेफर दूंगा नई पॉलिसी में। उस नई पॉलिसी का एक ये भी है कि उसमें ये बैटरी की असेंबली पाकिस्तान में शुरू की जाए। तो उसमें कुछ लोगों ने इंटरेस्ट पाकिस्तान में शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो बड़े B2B मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने। एक लाहौर शहर के अंदर और एक शेंजन या दूसरा कोई स्टेट था चाइना का। तो वहाँ B2B मीटिंग जब पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर्स गए और चाइनीज़ इंटरप्रेन्योर्स गए, वहाँ एक दो एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जो इन फ्यूचर पाकिस्तान में वो आके अपने असेंबली प्लांट शुरू करेंगे। देखिए, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में बैटरी की इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और वॉल्यूम की भी वहाँ पे ज़रूरत है। अभी इस वक्त बैटरी जो है हर एक OEMs ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ। तो पाकिस्तान में जब तक ये क्लस्टर नहीं बनेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरर आता है अपनी बैटरीज़ के लिए, उसको दो तीन अगर अच्छे OEMs का वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम्म। डेफिनेटली ये पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगी। फर्स्ट फेज़ में तो ये असेंबली करेंगे ये लोग। मुर्शद भाई, अब कुछ इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कार और इकोनॉमी जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी चलती है तो फिर कारें पहिया भी चलता दौड़ती है हैं। हाँ, हमारा। पहिया चलता है। मुझे ये बताएं कि आप समीडा के डायरेक्टर भी हैं। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि समीडा एक गवर्नमेंट के तहत चलने वाला इदारा है जो कि स्मॉल और मीडियम लेवल के जो बिज़नेस होते हैं उनको प्रमोट करता है। तो उसके आप डायरेक्टर हैं। मुझे ये बताएं कि एफडीआई तो पाकिस्तान में कोई ख़ास नंबर नज़र नहीं आ रहा, गो कि हमने जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके बाद भी हमें एफडीआई आती हुई नज़र नहीं आ रही। मगर ये बताएं कि स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसेस होते हैं उसमें पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट भी होते हैं, जो हम दूसरे मुल्कों के बिजनेसमैन सरमायाकारों से करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई सरमायाकारी होती हुई नज़र आ रही है? तो हमारी पहली मीटिंग जब हुई गवर्नमेंट से, तो हमने कहा कि सबसे पहला सवाल कि हम हैं कितने इस पाकिस्तान में, हम लोग हैं कितने, एसएमईज हैं कितने। तो और हर क्लस्टर पाकिस्तान में, तो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि एक एग्जीबिशन हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान से हम इसको लेकर आएँ और एक प्लेटफॉर्म में हम इनको इकट्ठा करें, तो हमें हमें एज अ डायरेक्टर्स हम सबको पता चले हमारी स्ट्रेंथ क्या है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो सरमायाकार है या जो स्मॉल और मीडियम है जिसके पास 50 लाख या 60 लाख रुपए हैं, क्या वो इस वक्त इन्वायरमेंट को अच्छा समझकर उसे इन्वेस्ट करने जा रहा है या नहीं जा रहा? अभी वो बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि टैक्स रेट, पावर टैरिफ, फिर मुल्क के हालात, क्या सोच रहा है वो? देखिए, एक तो ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो चैलेंजेस बहुत हैं हमारे स्मॉल के लिए और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। इस वक्त जो सराउंडिंग सूरत हाल है, चाहे वो इकनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो और जियो पॉलिटिकली हो, हम इस वक्त प्रेशर में हैं। तो जो छोटा सरमायाकार है वो थोड़ा सोचता है, क्योंकि उसकी जमा पूंजी, उसकी सेल्फ है, वो किसी से नहीं लिया हुआ उसने। अगर वो 40-50 लाख रुपए जमा किए हैं उस बेचारे ने, तो वो ज़रा अपना अगला कदम फूक फूक के रखेगा। इस वक्त हम जो फूक रहे हैं वो बाहर से ज़्यादा फूक रहे हैं, तो हम ज़रा हिल जाते हैं, तो इस चैलेंजिंग है। इस वक्त उनके लिए किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना कि या किसी चीज़ में वो करना मुश्किल वक्त है। मगर हमने एक चीज़ ज़रूर कोशिश की है एज ए सिमिडा, कि हम इनके कोलैबोरेशंस कराएं कि आप पूरे 40 ना लगाएं, आप 20 लगाएं, दूसरा 20 लगाए, और आपकी कोई डोमेस्टिक यानी कि सिटी टू सिटी या प्रोविंस टू प्रोविंस से आपके फ्रेंचाइज के कराए जाएं, ताकि आपके फ्रेंचाइज में आपकी कॉस्ट कम हो और आपकी थोड़ी सी सेल तो ग्रोथ हो। ये चीज़ हम कर रहे हैं कोशिश। और ताकि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आपस में कोलैबोरेशन बनाएं, आपस में क्लस्टर्स बना के हम एक दूसरे के साथ मिल के करें। अकेले करने का ये इस वक्त चैलेंज होगा, मगर अगर 4 से 5 क्लस्टर्स, 4 से 5 लोग आपस में मिल जाएं और मिल के कर लें, तो ये जो 40-50 लाख थे ये डिवाइड हो जाएगा 10 तो रिस्क आपका कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। ओवरऑल अगर इकोनॉमी को आप देखें तो आपके ख्याल में हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमारे नंबर्स बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखें, ऑनेस्टली चैलेंज है अभी पाकिस्तान की। लोकल मैं देखूँ तो इंडस्ट्रीज़, जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कोविड-19 के बाद से पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकली, पॉलिटिकली चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे। तो इंडस्ट्रीज़ एक एक सपोर्ट मांगती है,
और स्पेशली हमारा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हम एक फैसिलिटी मांगते हैं आपसे। वो क्या फैसिलिटी होती है? एक फैसिलिटी के यार एफबीआर हमें फैसिलिटेट करे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारे लिए पौधा करे, हमारे लिए फाइनेंस हमारे लिए इजी टू एक्सेस फाइनेंसिंग हो, हमारे लिए इन्वायरमेंट थोड़ा हो हमारे लिए कि जिसमें हम जाए। ये स्मॉल इंटरप्राइजेस की छोटी छोटी सी ड्रीम्स होती हैं। हम लोग एक एक्चुअली एज ए फ्रेंडली मैं बात करूं, हम लोग फैसिलिटेटर नहीं है सर। हम लोग हम लोग फैसिलिटेट नहीं कर पाते। एज ए कम्युनिटी भी हमारे यहाँ बहुत कम है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। मतलब हम एक दूसरे पॉलिसी की टांगे मेकर, खींचने के तो बड़े पॉलिसी शौकीन मेकर हैं। काम नहीं कर पा रहे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पॉलिसी नहीं मैं कह रहा, मैं एज ए कम्युनिटी बात कर रहा हूँ। हम लोग एक दूसरे को ना हेल्प नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मैं तो आपस की, मैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। इस वक्त एक दूसरे लोग जो है ना जुड़ नहीं पा रहे। ये वक्त वो है जिसमें हम जुड़ें, हम जुड़ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम हर चीज़ अगर गवर्नमेंट की तरफ देखें तो गवर्नमेंट देखें इस वक्त खुद एक चैलेंज में है, वो फंडिंग प्रोग्राम में है। मेरा अपना मानना ये है कि यार हर चीज़ हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि दे दें। मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैं एज ए सिमिडा में ये देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त जो हमारी बोर्ड्स हैं, हमारे जो सीईओ हैं, हमारे जो एसएपीएम साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, ऐसे है कि यार हम लोग ना इनका एक ग्रुप बना दें, ये कॉन्फिडेंस इनको दें, इनको ट्रस्ट दें कि आप ये कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि 32 क्लस्टर्स में वैरायटी थी, मगर वो एक छोटी सी जगह पे है, वो रीच नहीं है उनकी वहाँ तक। यही हमारा काम है, हम एक ब्रिज का रोल प्ले करके फैसल भाई को इंट्रोड्यूस करा दें कुर्रम भाई के साथ कि आप दोनों मिल जाएं। ये हमारा काम है। इसमें तो किसी का पैसा नहीं लग रहा, इसमें किसी का नहीं, इसमें ट्रस्ट लग रहा है। तो एक भरोसा देना है कि आप छोटे से जरा सा मिल के आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारी ड्रीम है कि हम क्लस्टर्स बनाएं और क्लस्टर्स में उनको फैसिलिटेट करें। ये फैसिलिटेशन तो शायद हम कर सकते हैं, इसमें तो हम किसी की से नहीं मांग रहे कि आप हमें कुछ चीज़ें दे दें। आखिरी सवाल, जो लोग ऐवान चलाते हैं आपकी, उनके साथ भी बैठक होती होगी, स्ट्रेटजी में भी आप लोग शामिल होते हैं, तो ये स्मॉल और मीडियम बिजनेस की बात भी आती होगी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे हुकूमत के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है कि वो डिस्कशन में तो इन लोगों को लेकर आते हैं, मगर जब ग्राउंड पे देखते हैं तो वो फैसिलिटेशन नहीं दे पा रहे? क्या वो रियलाइज़ करते हैं ये बात, या उनको लगता है सब अच्छा है? मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो अभी मैंने करंटली देखा, हमारे एफबीआर के चेयरमैन साहब राशिद साहब ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख रहे हैं। तो एक आर्टिकल मैंने उनके अफसाना का एक आर्टिकल था जो 23 जून को शायद छपा था जंग अखबार में। तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा। उस आर्टिकल में एफबीआर के चेयरमैन साहब बयान कर रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा पाकिस्तान में और कोई तब्दीली ले आएगा। तो वो तब्दीली तो नहीं ला पा रहा, मगर एक तकाजा ज़रूर आ जाता है। तो देखिए एफबीआर के चेयरमैन साहब के जो वो आर्टिकल्स हैं ना, बड़े अट्रैक्टिव हैं। वो खुद वो पिक्चर्स बयान कर रहे हैं कि इस वक्त उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए मैं बारहा कह रहा हूँ, किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, किसी एक शख्सियत का काम नहीं है, ये कलेक्टिव है। आप अगर स्मॉल एंड मीडियम को चाहते हैं कि परवान चढ़ें, तो उसमें मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी हेल्प चाहिए, मुझे एफबीआर की भी हेल्प चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी चाहिए, इंडस्ट्री। ये कलेक्टिव होगी तो हम कर पाएंगे। कोई एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ही काम नहीं है कि वो इंडस्ट्री को डेवलप करे। इंडस्ट्री तभी लगेगी जब आप फैसिलिटी देंगे, और उसमें पूरी गवर्नमेंट कैबिनेट को वन पॉइंट के हमने लोगों को आसानियाँ देनी है, लोग काम करके दिखा देंगे आपको। मशहूद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अच्छा लगा आपसे बात करके। दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक जी आदाब अर्ज़ है, बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपको। यू।